हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर हो जाएगा। अब इसके पहले हमने चैप्टर 1 और 2 में मैटर्स के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि भाई मैटर किसे बोला जाता है। तो उसकी मीनिंग्स के बारे में बात करें तो मैटर है वह मास एंड वॉल्यूम या फिर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो उससे क्या बोलेंगे, हम मैटर बोलते हैं। ओके, इसके साथ साथ हमने मैटर के टाइप्स भी देखे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सब। ओके, अब इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि जो मैटर है वह किन का बना हुआ है। ओके, यानी कि क्या मैटर को डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो अब उसमें जो छोट कितने तक उसे हम तोड़ सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, तो वो और उसके बाद जो पार्टिकल्स जो निकल के आएगा उसे क्या बोला जाता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम यानी कि मैटर किन का बना हुआ है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ फिलोसोफर थे, उन फिलोसोफर का इस मैटर के बारे में कुछ उनके पोस्टुलेट कहे गए थे। तो वो कौन से थे, तो वह पहले देख लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड 500 BC द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। तो ये जो मैटर का डिविजिबिलिटी वाला जो आइडिया था वह हमारे इंडिया में अराउंड 500 BC पर वो किया गया था। किन के थ्रू, तो कुछ फिलोसोफर थे उनके थ्रू, ठीक है। जो कौन से थे वह, तो पहले जो फिलोसोफर थे उनका नाम है महर्षि कन्नड। क्या नाम हो जाएगा उनका, महर्षि कन्नड। तो महर्षि कन्नड ने क्या बताया था, तो वो समझते हैं। महर्षि कन्नड ने ऐसा कहा था कि जो मैटर होते हैं वह मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी कि उसे तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे यानी कि तोड़ने से क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। ओके, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसे हम ज़्यादा तोड़ सकेंगे नहीं, यानी कि वह पार्टिकल क्या हो जाएगा, नॉन डिवाइडिंग हो जाएगा, यानी कि उसके बाद वाले पार्टिकल से हम डिवाइड कर सकते नहीं है, तोड़ सकते नहीं है, ठीक है। तो अब उस तरह का जो स्मॉल पार्टिकल मिला उन्हें फिर महर्षि कन्नड ने क्या नाम दे दिया, परमाणु। ओके, और ये जो मैटर को उन्होंने बोला था पदार्थ। क्या बोला था, पदार्थ बोला था, ठीक है। जो मैटर को हिंदी में हम पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो महर्षि कन्नड पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी कि पदार्थ, उसे को दूसरे कौन से नाम से बोला गया है, पदार्थ, ठीक है। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, यानी कि जब हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या पाया जाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो उसके एक टाइम बाद क्या आएगा कि एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा कि उससे अब हम डिवाइड कर सकेंगे, डिवीजन कर सकेंगे नहीं, ठीक है, यानी कि डिवीजन विल नॉट पॉसिबल। तो फिर उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, तो ही नेम्ड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु। उसे क्या बोला उन्होंने, परमाणु से मेंशन किया, ठीक है। तो ये बात किन्होंने बोली थी, तो महर्षि कन्नड, जो क्या थे, एक हमारे इंडियन फिलोसोफर थे। ओके, इन शॉर्ट वो उस टाइम के क्या बोले जाएंगे, साइंटिस्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने उनके ही विचारों को, उनकी थिंकिंग को थोड़ा और क्लियरिटी दी। किस तरह से, तो वो समझते हैं कि अनदर इंडियन फिलोसोफर, कौन से, पकुदा कात्यायन। क्या बोला जाएगा इसे, पकुदा कात्यायन। तो उन्होंने क्या बोला, तो इलोबरेटेड दिस डॉक्ट्राइन
and said that these particles normally exist in a combined form। तो ये जो पार्टिकल्स यानी कि जो परमाणु है, ओके, वो परमाणु किस फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एंड विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये स्टेटमेंट किन्होंने दी थी, तो हमारे इंडियन फिलोसोफर पकुदा कात्यायन। यानी कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग होगा कि ये जो परमाणु यानी कि ये हिंदी नाम हो जाएगा, ठीक है, और उसे इंग्लिश में बोलेंगे एटम। क्या बोला जाएगा इसे? एटम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो एटम है वो जो स्टेट बनाते हैं वह उस स्टेट में किस फॉर्म में होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि एक से ज्यादा एटम कंबाइन होकर डिफरेंट फॉर्म में स्टेट मैटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो चाहे सॉलिड हो जाए या लिक्विड हो जाए या फिर गैसियस। जैसे कि आप सॉलिड में, जैसे कि कोई सॉलिड का फिगर आपको ड्रॉ आउट करना हो तो उसके पार्टिकल को हम इस तरह से ड्रॉ करते थे, ठीक है, बहुत ही नजदीक। तो ये जो पार्टिकल्स हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? इनके एटम्स हो जाएंगे या फिर परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। और यही परमाणु अब एक जो मैटर होगी, यानी कि जो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो, तो उसमें क्या होता है? एक से ज्यादा परमाणु कंबाइन होकर वो मैटर फॉर्म करते हैं, वो चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैसियस हो, ठीक है। तो ऐसा कहना किसका था? तो पकुदा कात्यायन, ओके। तो इन्हीं जो महर्षि कनद ने जो बोला था उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद तो ये तो बात थी हमारे इंडियन फिलोसोफर की। अब उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर ने भी उनके स्टेटमेंट दिए थे। तो वह क्या थे? तो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, कौन से नाम याद रखना है आपको? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जो हम क्या करें, मैटर को डिवाइडिंग करने का स्टार्ट करें, तो अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि वहां पर जो पार्टिकल मिलेगा उस पार्टिकल को अब हम फर्दर डिवाइड कर सकते नहीं है, ठीक है। तो फिर जो वो पार्टिकल हुआ तो वो इनडिविजिबल पार्टिकल हुआ। तो ऐसे इनडिविजिबल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम्स बोला, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह एटम से मेंशन किया। एटम का मीनिंग क्या हो जाएगा? इनडिविजिबल पार्टिकल। और हमारे इंडियन फिलोसोफर ने क्या बोला था? उस एटम को परमाणु से मेंशन किया था, ठीक है। तो ये बात कुछ फिलोसोफर के अकॉर्डिंग बताई गई थी। अब ये फिलोसोफर ने कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया था, फिर सिर्फ उनके जो थिंकिंग थे उनके ऊपर से ही क्या किया था, ये एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी कुछ लिमिटेशन क्या हो जाएगी कि ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये सारा जो उन्होंने बोला था वो एक फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन था, एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क। उन्होंने ये जो भी बोला वो एक कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंशन किया नहीं है, ठीक है। दिस आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। तो वो उस टाइम ये पॉसिबल हुआ था, यानी कि था। तो ये बात थी कुछ फिलोसोफर के अकॉर्डिंग जो बताई हुई फिलोसॉफी, ओके। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट में कौन से हो जाएंगे? महर्षि कन्नड एंड पकुदा कात्यायन, ओके। और उसके बाद जो ग्रीक एंशियंट फिलोसोफर थे उनमें हो जाएंगे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, दोनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एन एटम, ओके। तो इसके पहले वाले यानी कि एटम, ये टॉपिक के पहले वाले जो आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उसे वहाँ पर नोट डाउन कर देना, टिक मार्क। तो उसके अंदर कुछ लॉज आते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और उसके साथ साथ जो डाल्टन्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट भी, यानी कि उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ स्टेटमेंट दिए थे। तो वो स्टेटमेंट उसके अंदर आते हैं। तो वो अब
इस सिलेबस में नहीं है अभी इस साल के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज एन एटम, एटम किसे बोला जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी ये समझ लिया कि एटम यानी कि जो भी मैटर है वह मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोले तो वह क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम जो जो बिल्डिंग्स होती है ना, तो बिल्डिंग्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो आंट हिल है, ठीक है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड हो जाएगा, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। उनके थ्रू पूरा क्या बनेगा, एंट हिल बनेगा। इसी तरह ब्रिक के थ्रू क्या बनेगा, पूरी ह्यूज बिल्डिंग खड़ी होगी, ठीक है। तो अब इसी तरह ये जो मैटर है, ओके, वह सारे मैटर, ऑल मैटर, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात करें तो वह क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स, ओके। तो ये जो भी यानी कि ये जो ब्रिक है तो ब्रिक भी एक मैटर हुआ, तो वो भी किसका बना हुआ है, तो वो भी एटम का बना हुआ है। अब फिर ये स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि सैंड पार्टिकल्स, तो सैंड पार्टिकल्स भी क्या है, वह भी एक मैटर है, उनका भी कुछ मास होगा, वह भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो भी क्या हो जाएंगे, किसके बने हुए हैं, तो वह भी एटम्स के बने हुए हैं। तो हमारे सराउंडिंग जो भी मैटर है वह चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, वह सारे की बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात ठीक है, चलो कि ये सारे मैटर एटम्स के, बट ये एटम कैसे कैसे होते हैं, यानी कि उसकी साइज कैसी होगी, वो बड़े होते हैं या फिर छोटे होंगे। ऑब्वियसली वो छोटे होने वाले, क्योंकि हम मैटर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना। इसका मतलब हम और भी उसे उसे तोड़ा और छोटे छोटे टुकड़े मिले, ठीक है। और उस टुकड़ों में भी बहुत ही छोटा पार्टिकल्स जो मिलेगा, जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, उसे ही क्या बोला था, एटम मेंशन किया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ बिग आर एटम्स, एटम कितने बड़े हैं, ठीक है, या फिर उसकी साइज कितनी है। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। अब ये इतने स्मॉल है कि हम हमारे नेकेड आई से भी देख सकते नहीं है, ठीक है। उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे विजिबल कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितने छोटे, इसकी कंपैरिजन कुछ करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, तो मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टेक्ड वुड मेक अ लेयर बैरली अ थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर, यानी कि हमारा पेपर शीट है ना, उसकी जो थिकनेस होती है, तो उस थिकनेस में जब मिलियन ऑफ एटम्स को एक के ऊपर एक रखे, ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम्स हमारे पास हो तो उसे क्या किया जाए, एक के ऊपर एक रखे, और जो उसकी लेयरिंग बनेगी, उसकी थिकनेस बनेगी, ठीक है, उस थिकनेस कितनी होगी, तो वो हमारे शीट पेपर की थिकनेस की कंपेयर होगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना छोटा है, ओके। तो आप ये स्टेटमेंट के ऊपर से एटम के साइज के बारे में एटम के साइज की कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके। अब ये जो एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटम भी एक क्या होगा, सर्कुलर टाइप का हो जाएगा, तो वो हम देखेंगे उसके स्ट्रक्चर वगैरह। तो उसका जो रेडियस होगा, उस रेडियस को मेजरमेंट कौन से यूनिट में किया जाता है, तो वह होगा नैनोमीटर, ओके। अब ये नैनोमीटर क्या है, तो 1 नैनोमीटर, हम सेकंड चैप्टर में भी मैंने मेंशन तो किया था, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/10⁹ मीटर, ठीक है, यानी कि मीटर का 10⁹ पार्ट, ठीक है। तो उससे अभी ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस होने वाली है, ओके। अब तो इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर लिख सकते हैं, या फिर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं। देखो ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो, वो ध्यान रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹, दोनों में से कोई एक याद रखो, उसके ऊपर से दूसरा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफली यही याद रखने का ट्राई करना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁹
मीटर। ठीक है, तो ये बात थी एटॉमिक रेडियस के बारे में, यानी कि एटम जो बना है उसकी साइज कितनी होगी। ओके, अब कुछ रिलेटिव साइज यहाँ पर मेंशन की है, तो कौन सी, तो जैसे कि वाटरमेलन के बारे में बात करें तो उसकी जो रेडियस मीटर में हम बोले तो वो 10⁻⁻1 हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आंट है तो कीड़ी की जो साइज हो जाएगी 10⁻²। इसी तरह ग्रेन ऑफ सैंड, तो उसकी साइज मीटर में बात करें तो 10⁻⁴। ओके, फिर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी में। ठीक है, तो उसकी जो साइज के बारे में बात करें, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वैसे तो, अब ये मॉलिक्यूल्स भी हम समझेंगे इसमें इसी चैप्टर में, जो एटम से कंबाइन होकर बनता है। ठीक है, एटम्स जब कंबाइन होते हैं, वो एक टाइप के एटम हो यानी या फिर डिफरेंट टाइप के, तो वो जब कंबाइन होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में कंपाउंड बनाते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पर जो एटम होते हैं वह एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की साइज हो जाएगी 10⁻⁸। इसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है उसकी साइज हो जाएगी 10⁻⁹। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो एक हो जाएगा हाइड्रोजन एलिमेंट और एक हो जाएगा ऑक्सीजन, तो उसका जो फॉर्मूला बोले तो वो क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूल की साइज के बारे में बात करें रेडियस की, तो वह क्या हो जाएगी, 10⁻⁹ हो जाएगी। एंड द एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ओनली फॉर कोई पर्टिकुलर एक सिंगल एटम, और उसमें भी हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो उसकी साइज हो जाएगी 10⁻⁻, यानी कि ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटिव साइज थे, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये बात थी कि इंट्रोडक्टिव पॉइंट एंड व्हाट इज एन एटम। ठीक है, तो इंट्रोडक्टिव पॉइंट में आपको टॉपिक में जो फिलोसोफर के थ्रू कौन से फिलोसोफर के थ्रू क्या बताया गया था वह आपको याद रखना है, और उसके साथ साथ कि एटम्स किसे बोला जाता है। ठीक है, एटम्स की साइज कितनी होती है। ओके, और उससे कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब ये जैसे जैसे यानी कि इन्वेंशन होती गई इंस्ट्रूमेंट की, वैसे फिर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने की वजह से क्या हुआ, फिर ऐसे एटम को हम विजिबल देखने में कैपेबल हुए। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर इंट्रोडक्शन की और व्हाट इज एन एटम। ठीक है, थैंक यू।